वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर रस्मा क्लासेस। तो अभी तक हम लोग फिजियोलॉजी पढ़े थे। फिजियोलॉजी का चैप्टर 1 सेल में हमने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ लिया था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सेल एडेप्टेशन के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल डेथ के बारे में। तो बात करते हैं सेल डेथ का। तो सेल डेथ क्या है? सेल डेथ जब भी सेल की हमारा टाइम पूरा हो जाता है या उसमें कोई इस तरह की टूट फूट हो जाती है जो बन नहीं सकती, तो उसका दो प्रोसेसेस होती है जिससे सेल हमारी खत्म हो जाती है। दो तरह की होता है सेल डेथ, एक एपोप्टोसिस है और दूसरे को बोलते हैं हम नेक्रोसिस। ये दोनों प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू सेल डेथ होती है। एपोप्टोसिस एक हमारा ग्रीक वर्ड है जिसके मायने होते हैं फॉलिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, एपोप्टोसिस को हम प्रोग्राम सेल डेथ भी बोलते हैं और सेल सुसाइड भी बोलते हैं। बात करते हैं सेल डेथ के पहले फिनोमेना यानी कि एपोप्टोसिस के बारे में। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एपोप्टोसिस को हम प्रोग्राम सेल डेथ भी बोलते हैं, सेल सुसाइड भी बोलते हैं। ये हमारी क्या होती है? नेचुरल सेल डेथ होती है जो जेनेटिक कंट्रोल के अंदर होती है। एपोप्टोसिस, अब ये बात होती है कि एपोप्टोसिस क्यों हो रही है? एपोप्टोसिस इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, अब अगर बात करें कि एपोप्टोसिस हमारे कैसा फिनोमेना है, हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है, तो दो हमने आपको फिनोमेना बताया था, एक एपोप्टोसिस और दूसरा नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस जो है वो बॉडी के लिए हमारा अच्छा होता है। इसी के थ्रू हमारी पुरानी सेल्स खत्म होती जाती है और नई सेल्स बनती जाती है। अगर एक पुरानी सेल्स हमारी खत्म नहीं होगी तो नई सेल्स हमारी कहाँ पे आएंगी? ठीक है, तो ये बॉडी के लिए एसेंशियल फिनोमेना होता है। इसके साथ साथ में अगर हम नेक्रोसिस की बात करें तो नेक्रोसिस हमारी एसेंशियल फिनोमेना नहीं है, वो एक पैथोलॉजिकल फिनोमेना है। तो हम बात कर रहे थे एपोप्टोसिस के बारे में। अब एपोप्टोसिस का एक्टिवेशन किस तरह से होता है? तो एक्टिवेशन के लिए हमारे दो चीजें चाहिए होती हैं, या तो कोई पॉजिटिव सिग्नल जो हमारा सेल को मिल रहा था वो हट जाए, या फिर कोई नेगेटिव सिग्नल का अराइवल हो जाए। पॉजिटिव सिग्नल हमारे जरूरी होते हैं सेल के सर्वाइवल के लिए। अगर वो सिग्नल हट जाएंगे तो सेल डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि हमारा इंटरलेकिन 2 है जो लिम्फोसाइट के लिए हमारा सर्वाइवल सिग्नल होता है। अगर इंटरलेकिन 2 हमारा काम करना बंद कर दे तो लिम्फोसाइट हमारी डाई हो जाएगी। दूसरा ये था कि बाहर से या अंदर से कोई नेगेटिव सिग्नल आ जाए जिसकी वजह से एपोप्टोसिस हमारी एक्टिवेट हो जाए। अब नेगेटिव सिग्नल आपका किसी भी तरह से आ सकता है, जैसे कोई नॉर्मल डेवलपमेंटल प्रोसीजर हो, या सेल हमारी स्ट्रेस में आ जाए, या सेल में कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए, या फिर हमारे सेल का डीएनए डैमेज हो जाए, या फिर सेल के जो हमारे सेल के अंदर जो भी हमारे ऑक्सीडेंट हैं वो उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाए, या फिर सेल हमारे किसी भी कीमोथेरेप्टिक एजेंट के एक्सपोजर में आ जाए। इसके साथ साथ में हमारा एक चीज और होती है कि सेल हमारे सेल डेथ रिसेप्टर के उसमें एक्सपोज हो जाए। ठीक है, तो ये हमारी वजह हो गई कि हमारी एपोप्टोसिस स्टार्ट कैसे होगी। जैसे आपको हमने बता दिया कि या तो पॉजिटिव सिग्नल जो हमारे सेल में है वो विड्रॉ हो जाए, या कोई नेगेटिव सिग्नल इंटरनली या एक्सटर्नली सेल को मिल जाए। इसकी वजह से हमारा एपोप्टोसिस एक्टिवेट हो जाएगी। अब बात करेंगे कि एपोप्टोसिस होती किस तरह से। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि एपोप्टोसिस हमारे एक्टिवेट होने के लिए कोई भी हमारा नेगेटिव या पॉजिटिव स्टिमुलाई आएगा, उससे हमारा क्या होगा? एपोप्टोसिस एक्टिवेट होगी। जैसे ही एक्टिवेट होगी ये क्या करेगी? इनएक्टिवेटेड फॉर्म जो प्रोटीएज का है उसको एक्टिवेट कर देगी कैस्पेसेस एंजाइम के फॉर्म में। ठीक है, ये कैस्पेसेस एंजाइम क्या करेगा? जो भी हमारा सेल के अंदर साइटोस्केलेटन जो है उसका प्रोटीन कंटेंट जितना भी है उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि साइटोस्केलेटन हमारे सेल को शेप प्रोवाइड करता है। तो जब उसका हमारा प्रोटीन कंटेंट डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा तो सेल क्या होगी? सेल हमारी श्रिंक करने लगेगी और गोल हो जाएगी। जैसे नॉर्मल सेल अपने स्पेस में थी, एक शेप था उसका, जब वो शेप लॉस हो गया, वो श्रिंक कर गई, तो उसकी सराउंडिंग से जो भी उसका कनेक्शन था वो कनेक्शन टूट जाएगा। ठीक, उसके साथ साथ में क्या होगा कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी हमारा क्रोमैटिन मटेरियल है वो हमारा डिग्रेड होगा और कंडेंस होगा। ठीक है, और जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगी और डीएनए जो होगा वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूटना शुरू हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगी और उसके अंदर जो हमारा डीएनए है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमारा डीएनए हमारा डिग्रेड होगा, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूटेगा, तो जो हमारा न्यूक्लियस है वो भी छोटे छोटे
यूनिट्स में टूट जाएगा, जिनको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोमल यूनिट्स। ठीक है, इसको हम दूसरी चीज और भी बोल सकते हैं, क्रोमैटिन बॉडीज। ठीक, अब ये क्रोमैटिन बॉडीज बन गई, न्यूक्लियस भी टूट गया, डीएनए भी टूट गया। अब क्या होगा कि सेल जो होगी हमारी वो भी छोटे छोटे फ्रैगमेंट में टूट जाएगी और बनाएगी एपोप्टोटिक बॉडीज। अब ये बॉडीज क्या है, इसमें हमारा क्रोमैटिन बॉडी भी है, कोई सेल ऑर्गेनेल भी है और टूटे टूटे सेल्स हैं। ठीक है, अब ये भी जो हमारी बॉडीज बनी ये इन्वॉल्व कर ली जाएगी फैगोसाइटोसिस के थ्रू और हमारी सेल खत्म, यानी कि सेल डेथ हो गई। बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए टाइमिंग बहुत सही। बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए आप लोग को सॉरी बोलेंगे, थोड़ा सा बेयर कर लीजिए। आजकल चुनावी माहौल चल रहा है तो उसी का थोड़ा सा ये देन है। और हाँ, एक आप लोगों से अपील है कि अपना वोट जरूर दें, अपना वोट बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। जो भी आपके वहाँ का एलिजिबल कैंडिडेट हो आपके हिसाब से उसको वोट जरूर करें। जैसे कि हमने भी आपको बताया कि एपोप्टोसिस जो है वो हमारा एक नॉर्मल फिनोमिना है, ठीक है, जो हमारा ज़रूरी रहता है सेल डेवलपमेंट के लिए। ठीक, लेकिन क्या ही हो अगर ये चीज़ ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, हर चीज़ एक लिमिट में होती है। अगर एपोप्टोसिस हमारे लिमिट से ज़्यादा होने लगे, मतलब जहाँ पे सेल डेथ, मतलब सेल क्या रहना चाहिए लेकिन वहाँ पर भी सेल डेथ होती जा रही है, तो क्या हो, तब अगर हमारी इंक्रीज हो जाए एपोप्टोसिस तो इस्केमिक रिलेटेड इंजरीज हो सकती हैं। अपनी सेल को खुद खत्म करते जा रहे हैं, यानी कि ऑटोइम्यून डिजीजेज हो जाती हैं, जैसे कि हीमोलिटिक एनीमिया है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, एड्स है, या कोई हमारा नर्व सेल्स है जो रहना चाहिए, जिनका रुकना जरूरी है लेकिन वो डिजनरेट होती जा रही है, तो उस तरह की कोई डिजीज लाइक अल्जाइमर डिजीज हो जाती है। ठीक, अब क्या है दूसरा इसका जस्ट उल्टा, कि जहाँ पे जरूरत है कि हमारी सेल डेथ हो पर हमारी सेल डेथ नहीं हो रही है, एपोप्टोसिस के थ्रू सेल डेथ नहीं हो रही है, तो क्या हो सकता है, वहाँ पे कैंसर का फॉर्मेशन हो सकता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि सेल डेथ का जो दूसरा प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं नेक्रोसिस। नेक्रोसिस हमारा एक ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है डेड। ठीक है, जिस तरह से अभी हमने एपोप्टोसिस पढ़ा, एपोप्टोसिस हमारा कंट्रोल या प्रोग्राम डेथ बोलते थे, उसी तरह से इसे अनकंट्रोल या अनप्रोग्राम डेथ बोलते हैं। एपोप्टोसिस हमारा किसी जेनेटिक कंट्रोल के अंदर होती थी, लेकिन ये क्या होता है, ये किसी भी अनएक्सपेक्टेड डैमेज या कोई एक्सीडेंटल डैमेज हो जाए उसकी वजह से स्टार्ट होती है। ठीक है, जिस तरह से एपोप्टोसिस को हम लोग सेल सुसाइड बोलते थे, क्योंकि वो अपना उसी के जेनेटिक मटेरियल के कोड देने की वजह से शुरू होता था, लेकिन ये क्योंकि बाहर से किसी एक्सीडेंटल डैमेज या अनएक्सपेक्टेड डैमेज की वजह से शुरू हो रहा है, तो इसको हम लोग सेल मर्डर भी बोलते हैं। अब हमने पढ़ा एपोप्टोसिस में कि जब एपोप्टोसिस होती है के थ्रू सेल डेथ होती है तो आसपास की सेल्स में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होता, लेकिन जब नेक्रोसिस के थ्रू सेल डेथ होती है तो क्या होता है कि जब नेक्रोसिस की वजह से सेल डेथ होती है तो वहाँ से कुछ हमारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस निकलते हैं जो आसपास के सेल को इन्फ्लेम कर देते हैं। कॉजेज नेक्रोसिस के क्या क्या हो सकते हैं, मतलब क्या क्या वजह है जिसकी वजह से नेक्रोसिस हो सकती है। किसी तरह की कोई इंजरी हो जाए या कोई चोट लग जाए, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाए वो भी हमारा नेक्रोसिस कॉज करता है, कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, ठीक है, या कोई इन्फेक्शन हो जाए। कैंसर में भी हमारी नेक्रोसिस होती है, या कोई फिजिकल या केमिकल जो भी हमारा एक्सपोजर हो रहा है, हीट से हो रहा है, या हाइपोक्सिया हो जाए, इस वजह से ब्लड सप्लाई हमारी कम हो जाए जिसकी वजह से सेल तक ऑक्सीजन ही कम पहुंचे, उसकी वजह से भी हो सकता है, या सेल हमारी किसी चीज़ के रेडिएशन के एक्सपोजर में आ जाए, या फिर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसके सामने सेल एक्सपोज हो जाए। ये सब चीज़ें हैं जो हमारे नेक्रोसिस की वजह बन सकती हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद में नेक्रोसिस हमारा किस तरह से होता है। तो बात करें कि नेक्रोसिस किस तरह से होती है, तो नेक्रोसिस में हमारे क्या होता है, सेल्स में लीथल चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि हमने पीछे कॉजेस पढ़ा नेक्रोसिस के, तो किसी भी एक कॉज की वजह से जो भी हमारा नेक्रोसिस एक्टिवेट करे तो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होता है कि सेल हमारी स्वेल करना शुरू कर जाती है। जैसे अभी हमने एपोप्टोसिस में पढ़ा था कि सेल स्वेल करने के बजाय सेल श्रिंक करती है, पर यहाँ पे क्या होता है कि सेल स्वेल करती है। तो जब कोई चीज़ अपनी नॉर्मल लेवल से ज़्यादा फैलना शुरू हो जाता है तो उससे क्या होता है कि सेल बाहर से हमारे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड है, ठीक है, वो जब अपने लिमिट के बाहर फूल जाएगी तो सेल मेम्ब्रेन क्या होगा, टूटने लगेगी, सेल मेम्ब्रेन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, जब सेल मेम्ब्रेन हमारी डिसकंटिन्यूअस हो गई, टूट गई, कहीं कहीं पे टूट गई, तो उससे क्या होगा, जो सेल के अंदर के जो भी हमारे कंटेंट हैं वो बाहर की तरफ लीक करना शुरू कर जाते हैं, ठीक है।
पहले सबसे क्या हुआ, सेल हमारी स्वेल की, स्वेल करने की वजह से क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन टूट गई, सेल मेम्ब्रेन के टूटने से क्या हुआ, जो भी हमारे इंट्रासेलुलर कंटेंट है वो बाहर की तरफ आ गए, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे कंटेंट कुछ बाहर आ रहे हैं कुछ अंदर जा रहे हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो बची ही नहीं, तो उससे हमारा इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट जो होगा वो भी ऑल्टर हो जाएगा। उसी के साथ साथ क्या होता है कि सेल में जो हमारे ऑर्गेनील होते हैं, जो हमारे कैल्शियम को स्टोर करे रहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो बहुत मात्रा में कैल्शियम को स्टोर किए रहती है, वो भी क्या करती है, क्योंकि टूट रही होती है, सारी तरफ टूट मची होती है, तो वो अपने कैल्शियम आयन जो भी इसके अंदर स्टोर होता है वो सारे के सारे बाहर की तरफ निकाल देती है, ठीक है, रिलीज कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा अचानक से कैल्शियम आयन इतने फॉर्म में रिलीज हुआ, इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी हमारा प्रोटीन की एक्टिविटी या ऑर्गेनाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर कंटेंट का, वो हमारा इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो अभी जैसा हमने आपको बताया कि जो भी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर था कैल्शियम, ठीक है, वो हमारा रिलीज हो गया माइटोकॉन्ड्रिया और अदर ऑर्गेनिल्स में, जो भी हमारा स्टोर था कैल्शियम आयन उसके डैमेज होने की वजह से रिलीज हुआ, तो उससे हमारा क्या हुआ कि जो भी हमारा प्रोटीन कंटेंट है सेल का, सेल के अंदर का, उसकी एक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन में फर्क आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ एक तो ये हो गया कि उसके प्रोटीन कंटेंट में फर्क आएगा, दूसरा क्या करेगा कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन हमारा टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी रिलीज कराएगा, ठीक, एक प्रोटीन के साथ उसने छेड़छाड़ की, दूसरा उसने क्या किया कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी रिलीज किया। जब इसलिए ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस जैसे ही रिलीज करता है तो हमारा क्या होता है, लाइसोसोमल एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि कोई टॉक्सिन है उसको हम जल्दी से डाइजेस्ट कर दें जिससे नुकसान ना हो, ये हुआ, लाइसोसोमल एंजाइम हमारे एक्टिवेट हो गए। तो जब ये लाइसोसोमल एंजाइम हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, सेलुलर कंपोनेंट को डिग्रेड कर देंगे, और सेल हमारी इस तरह से आप बोल सकते हैं सेल पूरी तरह से हमारी तहस नहस हो जाएगी और सेल डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब ये भी जो हमारी डिसेंबल सेल है जो पूरी तहस नहस होकर छोटे छोटे फॉर्म, छोटे छोटे टुकड़े या जो भी चीजें हमारी बची रहती हैं, वो हमारी जो भी उसकी नेबरिंग सेल्स हैं वो इंजेस्ट कर लेंगी। तो इसी से क्या होता है कि अभी हमारी जो सेल टूट गई, टूट हो गई, सेल डेथ हो गई, तो ये हमारे डिसेंबल पार्ट है सेल के, ये हमारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस या केमिकल सब्सटेंसेस निकालते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी नेबरिंग सेल्स होती है उनमें हमारा इन्फ्लेमेशन हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ बात करें अगर हम एपोप्टोसिस में, तो एपोप्टोसिस में इस तरह का कुछ नहीं होता, नेबरिंग सेल्स में कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं होता सेल डेथ के बाद। सेल डेथ के बाद अब हम बात करते हैं सेल डिजेनरेशन के बारे में। तो सेल डिजेनरेशन में भी हमारा डैमेज होता है, लेकिन ये डैमेज सिर्फ हमारा साइटोप्लाज्मिक लेवल तक होता है, मतलब डैमेज हमारा सिर्फ साइटोप्लाज्म तक ही लिमिटेड रहता है, जो हमारा न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मटेरियल जो भी होता है वो सब हमारा इंटैक्ट रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सेल का जो भी हमारा फंक्शन होता है उसमें कुछ टाइम के लिए इम्पेयरमेंट आ जाता है या फंक्शन थोड़ा कुछ टाइम के लिए कम करने लगती है, पूरी तरह से फंक्शन लॉस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा न्यूक्लियस इंटैक्ट रहता है। ये मोस्टली उन सेल्स में होता है जो हमारे मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, लाइक लिवर, किडनी एंड हार्ट, ठीक है। अब इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं सेल डिजेनरेशन के? सेल डिजेनरेशन के कॉजेज हमारे एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, डिस्प्लेजिया। ये क्या है ये आपको मालूम है, क्योंकि हम अगर नहीं मालूम है तो मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद में सेल में किसी तरह का फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए या सेल के अंदर कोई फैटी इन्फिल्ट्रेशन हो जाए या फिर सेल का हमारा कैल्सिफिकेशन शुरू हो जाए। ये सब चीजें क्या करती हैं? सेल डिजेनरेशन करती है। और सेल डिजेनरेशन हमारा अब एक तरह से रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब एक बार डिजेनरेट किया साइटोप्लाज्मिक लेवल तक, फिर वो बाद में रिजेनरेट कर जाएगा। अब हम बात करते हैं सेल एजिंग के बारे में। तो सेल एजिंग हमारी क्या चीज है? सेल एजिंग में क्या होता है कि ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास होता है उसके साथ साथ टाइम के साथ साथ सेल का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंज होना शुरू होता है, ठीक है। अब ये हमारा कैसे होगा? जैसे जैसे सेल हमारी बूढ़ी होती जाएगी, ये कह सकते हैं आप, जैसे जैसे सेल हमारी बूढ़ी होती जाएगी तो उसका जो हमारे सब्सटेंसेस हैं सेलुलर, लाइक डीएनए, आरएनए, लिपिड और प्रोटीन, ये हमारे डैमेज होना शुरू कर जाते हैं, ठीक है। तो जब डीएनए, आरएनए, लिपिड और प्रोटीन हमारे डैमेज होना शुरू करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे सेल के जो फंक्शंस होते हैं वो डिक्रीज करना शुरू हो जाते हैं। जब हमारे सेल के फंक्शन डिक्रीज करते हैं, सेल के फंक्शन डिक्रीज किए तो आपका क्या हुआ? बाद में टिश्यू
टिश्यू के बाद में ऑर्गन का भी फंक्शन डिटोरिएट होने लगता है। ठीक, इसकी वजह से क्या होता है कि जब हमारे टिश्यू भी या बॉडी का कोई पार्ट भी उसका भी फंक्शन डिटोरिएट होने लगा, तो जो हमारी हेल्थ होती है वो भी घटना शुरू हो जाती है। हेल्थ घटते घटते इंसान की डेथ हो जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि सेल एजिंग से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि बॉडी कितनी हेल्दी है या बॉडी का कितना लाइफ स्पैन है। कैसे? क्योंकि जैसे जैसे हमारा टाइम पास होगा उसी के हिसाब से हमारा उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस शुरू होंगे। जैसे जैसे हमारे चेंजेस होते जाएंगे फिर लास्ट में आके सेल हमारी डाई कर जाएगी। तो आज हमने पढ़ लिया सेल एडेप्टेशन, इससे पहले वाली क्लास में पढ़ लिया था। आज हमने सेल डिजनरेशन के बारे में पढ़ा, सेल डेथ के बारे में पढ़ा और सेल एजिंग के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे हमारा फिजियोलॉजी का चैप्टर 1 यानी कि सेल कंप्लीट होता है। इसमें आपको जो भी आपने सेल एडेप्टेशन में चाहे जो पढ़ा हो, चाहे सेल डेथ में पढ़ा हो, चाहे सेल एजिंग में पढ़ा हो, ये सारी ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ये आपसे शॉर्ट नोट्स में पूछी जाती हैं, इनको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। ठीक है। दूसरी बात ये, अब अगली क्लास जो होगी उसमें हम बात करेंगे फिजियोलॉजी के सेल चैप्टर के जो भी हमारा यूनानी पोर्शन है, जितना यूनानी में पूछा जाता है आपसे उस पर हम डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ आपसे एक बात ये भी मैं कहना चाह रही थी कि बीएमएस में एडमिशन के रिगार्डिंग बहुत से लोगों में बहुत सारी कंफ्यूजन है। बहुत से लोग हमको बहुत कमेंट करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको अभी भी अगर कोई डाउट हो तो अपने सारे डाउट हमको कमेंट बॉक्स में भेजें। उसके ऊपर इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक वीडियो बना के आपको भेजेंगे जिससे आपके डाउट क्लियर हो सके। और आप अपने डाउट मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है डॉक्टर अस्मा क्लासेस के नाम पे, वहाँ पर से भी क्लियर कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही और हमसे जुड़े रहिए। हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।